हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इससे पहले जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसीज आई थी वो 2018 को वैकेंसीज आई थी, जिसका एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था 2019 को। 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च के बीच में आपका पेपर को कंडक्ट कराया गया था। यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं, इस एग्जाम का पूरा एनालिसिस भी मैंने अपने पूरे चैनल पर किया था और कई सारे लोगों को यहाँ पर बेनिफिट भी मिला था और कई सारे लोग ने यहाँ पर सिलेक्शन भी लिया था एसएससी जीडी कांस्टेबल में। और आपको पता है, इस बार फिर से आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसीज आई है और इस बार जो वैकेंसीज आई है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 25,000 के नियर अबाउट आपकी वैकेंसीज आई है। तो यहाँ पर ये मैं बोलूंगा कि ये बहुत दुख की बात है कि वैकेंसीज आपकी डे बाय डे कम हो रही है और ऊपर से आपका एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपका सभी लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इससे पहले जो वैकेंसीज आई थी वो 55,000 के नियर अबाउट आई थी। तो देख सकते हो कि जस्ट आधा से भी कम आपका वैकेंसीज इस बार आपका आई है। और कई सारे लोग जो नए लोग हैं या फ्रेशर लोग हैं उनको लगता है कि वैकेंसीज ज़्यादा आई है इस बार, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैकेंसीज डे बाय डे आपका कम होते जा रही है और कंपटीशन आपका डे बाय डे आपका बढ़ते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार अगर आप फॉर्म फिलअप कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये आपके पास एक गोल्डन मौका होगा कि इस बार आपको एग्जाम में सेलेक्ट होने का। क्योंकि इस बार के बाद आपका फिर से एसएससी कब वैकेंसीज निकालेगा, कितना वैकेंसीज निकालेगा, ये आप कोई नहीं कह सकता। तो मुझे लगता है कि ये आपके पास एक सही मौका होगा इस एग्जाम को क्रैक करने का। और कई सारे लोगों का मैसेजेस मुझे पिछले कुछ दिनों में भी मिल चुका है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसीज कब आएगी। तो फाइनली आपकी वैकेंसीज आ चुकी है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा कि जितने भी लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहले आपको उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखना होता है और समझना होता है कि किस तरीके से पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि उसी तरीके के क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर सको। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अभी मैं आपको प्रीवियस पेपर का अगर मैं बात करूं, फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं मैथ का। यहां पर देखेंगे कि किस तरीके के मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी तरीके के क्वेश्चन की हम लोग आगे आने वाले समय में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 11 फरवरी का पेपर, जो कि फर्स्ट डे का फर्स्ट पेपर है। तो चलिए, तो यहां पर मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। और एक चीज मैं आपको और क्लियर करा दूं कि आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में टोटल 25 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग पूरे के 25 क्वेश्चन यहां पर आपके देखेंगे और सारे ही क्वेश्चन आपके पूरे ऑफिशियल क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। तो यहां पर आप लोग चाहो तो एक बार देख सकते हो कि आप कितना क्वेश्चन अभी इस वक्त बना पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक होगा, बताओ। ये आपका परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, पी क्यू से 40% कम है, यानी अगर क्यू 100% है तो पी 40% कम है, यानी 60% होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, 40% ज्यादा है। तो किससे ज्यादा था, तो पी से आपसे पूछा है कि पी से कितना ज्यादा है। तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो 0 से 0 कैंसिल, काटोगे 2 और 3, यानी 200/3, यानी कितना हो जाएगा 66.66%। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन से भी बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। अब देखो, यहां पर मैं बता दूं कि देखो, ये सारे क्वेश्चन आपके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको थोड़ा छोटा अगर आपको दिखे तो आपको मैं बोलूंगा कि अपना मोबाइल स्क्रीन को बड़ा कर लेना, जिससे आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से क्लियर दिखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। अब ये क्या बोला है कि एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपए है। 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्कों का संख्या भी दे रखा है, अनुपात में 8:1:5 के अनुपात में है। तो थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, ये आपको बताना है। यानी क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या बोला है कि कोई थैले में 3 टाइप के सिक्के हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं। तीनों सिक्कों का अनुपात दे रखा है 8, 1 और 5 के अनुपात में है और टोटल रुपए का वैल्यू दे रखा है 420 रुपए है। तो आपसे पूछा है कि थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, ये आपको बताना है। अब आप समझते हो कि अगर 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं थैले में, और इनमें इन उन रुपए मतलब उन जो सिक्कों का अनुपात दे रखा है, इसका मतलब समझ आ रहा है आपको कि अगर 1 रुपए के सिक्के अगर 8 गो है तो 2 रुपए के सिक्के 1 ठो होंगे और 5 रुपए के सिक्के 5 ठो होंगे।
क्योंकि ये अनुपात में आपको दे रखा है। तो इसका मतलब अगर मैं सिंपली समझ रहा हूं कि अगर 1 रुपए के सिक्के अगर 8 होंगे तो टोटल वैल्यू कितने बनेंगे, 8 गुना 1 यानी 8x में लिख लेता हूं कि इतने रुपए होंगे, प्लस अगर 2 रुपए के सिक्के अगर 1 के अनुपात में यानी 1 रुपए मतलब आपके एक, अगर मैं एक ही कॉइन मानूं अगर 2 रुपए का, तो कितने हो जाएंगे, 2 रुपए हो जाएंगे। तो चूंकि ये कितने रुपए होंगे मुझे नहीं पता, तो यहां पर मैं 2x ले लेता हूं इसको भी। और उसी तरीके से अगर 5 रुपए के सिक्के अगर 5 के अनुपात में है तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25x। तो इन्हीं सभी का वैल्यू जो है वो 420 रुपए के बराबर है। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 35x इक्वल टू 420। तो आप इसको काट लोगे डायरेक्ट, कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 12। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के कितने सिक्के ये आपसे पूछा गया। तो पहले मैं देख लेता हूं कि 5 रुपए से 5 रुपए के टोटल कितने रुपए बने हैं। तो देखो 25x रुपए हैं, तो x का वैल्यू कितना है, 12। तो 25 गुना 12 कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 12 हो जाएगा 300 रुपए, यानी 300 रुपए है 5 के सिक्के के जो वैल्यू है वो 300 रुपए है। तो आपसे सिक्कों का अनुपात पूछा है तो 5 से भाग दे देंगे, यानी 60 सिक्के टोटल आपके बैग में है, तो आंसर हो जाएगा 60। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से है, और आपको पता होना चाहिए आपके जीडी कांस्टेबल एग्जाम में डीआई से क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो आने वाले समय में भी आपके इसी तरीके से पूछे भी जाएंगे डीआई से। यहां पर समझते हैं क्या बोला है डीआई में, ये ग्राफ वाला डीआई है। नीचे दिए गए रेखा चित्र 5 लगातार वर्ष y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात का अनुपात को दर्शाता है। यानी आपको 5 वर्षों का, ठीक है, किसी देश मतलब कोई एक कंट्री है उसके 5 वर्षों का आयात और निर्यात को अनुपात में दर्शाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये वर्ष y1 हो गया, y2 हो गया, यानी वर्ष 2, वर्ष 3, वर्ष 4, वर्ष 5। तो ये आयात और निर्यात का अनुपात है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, किसी कंट्री का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो आपको दिखाया जा रहा है। जैसे कि अगर बात करो पहला वर्ष, देखो पहला वर्ष में कितना है, 0.8 है, तो ये आपको डेसिमल फॉर्म में दे रखा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 0.8 को, तो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 लग जाएगा, यानी 4 और 5। इसका मतलब समझ आया। अगर पहला वर्ष की बात करोगे तो आयात कितना हुआ, 4 यूनिट, निर्यात कितना हुआ है, 5 यूनिट, क्योंकि इसी अनुपात में आयात और निर्यात हुआ है। तो यही आपका 5 सालों का ग्राफ में आपको दर्शाया जा रहा है। क्लियर है, ये सभी को समझ आ गया। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि वर्ष 3 के लिए निर्यात अगर 35,000 रुपए करोड़ है, ठीक है, तो वर्ष 3 का लिए आयात करोड़ों में क्या होगा, ये आप बताओ। तो बना लो जल्दी से अब आप। तो मैं इसको हटाता हूं। अब आपको पता चल गया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दे रखा है, ठीक है, आयात और निर्यात का, और वर्ष 3 का बात कर रहा है। वर्ष 3 में देखो कितना है, 1.1 है, तो 1.1 है, तो मैं इसको पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0 लग जाएगा। तो इसका मतलब ये आयात हो गया 11 यूनिट और निर्यात हो गया 10 यूनिट। तो आपको निर्यात दे रखा है, यानी 10 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, 35,000 के बराबर है, और आपको बताना है कि क्या, आपको आयात बताना है, यानी 11 यूनिट का वैल्यू बताना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 10 यूनिट का वैल्यू अगर 35,000 करोड़ है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3500 करोड़ हो जाएगा। तो 11 यूनिट का वैल्यू यानी 11 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 38,500 करोड़, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। एक क्वेश्चन ये देखो लाभ हानि से पूछा गया था। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा। यानी आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है 220, प्रॉफिट आपको बता दिया है कि 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो आप जानते हो कि जो क्रय मूल्य होता है वो खुद में क्या होता है, 100% होता है। आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी आपको क्या निकालना है, 120% का वैल्यू निकालना है, और 100% का वैल्यू आपको दे रखा है। तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो मैं इसको हटाता हूं, यानी आपको 220 रुपए, आपको 20% का लाभ चाहिए, यानी 100% क्रय मूल्य और 20% लाभ, यानी 120% का वैल्यू बता दो। तो सॉल्व कर लोगे तो कितना जाएगा, 12 2 24 2 26, यानी 264 रुपए करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन आपका औसत से पूछा गया था, अब आप लोग इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला, यदि 5 निरीक्षण A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत n है तो 5 नए निरीक्षणों A1 -100, A2 -100, A3 -100, A4 -100, A5 -100 का औसत क्या होगा, ये बताओ।
अब आप देखो, ये क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं इसका पहले हल्का से कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखो, कभी भी कोई नंबर, जैसे कि मैं मान लेता हूं ए बी सी डी, अगर ये कोई 4 नंबर का औसत अगर मेरा कुछ हो, यानी अगर इन 4 नंबर का औसत अगर मेरा एक्स है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई भी डेटा में अगर 4 नंबरों का औसत अगर एक्स है, तो उस डेटा में आप कुछ भी ऑपरेशन करते हो, मतलब कुछ भी आप करते हो, चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे भाग करो, या फिर आप डिवाइड करो, गुना करो, कुछ भी करते हो, अगर हर डेटा में यानी उस डेटा के हर एक नंबर में आप सेम ऑपरेशन करते हो, तो आपका औसत में भी आप डायरेक्ट से आप उसी ऑपरेशन से उसको करके आप नया एवरेज बता सकते हो। इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप मान लो ये 4 नंबर का औसत अगर x है, अगर आप इन चारों नंबरों में अगर आप दो दो जोड़ दो, यानी a+2 कर दो, इसको b+2 कर दो, या और इसको c+2 कर दो, और इसको d+2 कर दो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इसका नया औसत क्या होगा। तो यहां पर डायरेक्ट आपको क्या करना है कि जो उसका पहले का औसत था ना, आप उसका पहले के औसत में क्या कर दो, 2 आप वहां भी जोड़ दो। ये आपका कॉन्सेप्ट बताता है यही है कि अगर आप कुछ भी ऑपरेशन करते हो, यानी कुछ भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, अगर आप चारों नंबर में करते हो, यानी पूरे डेटा का नंबर में सेम ऑपरेशन करते हो, तो आपका औसत में भी आप वही चीज कर देना। बात समझ गए। तो यहां पर अब आप क्वेश्चन की ओर अगर आप देखोगे, तो यहां पर भी आपको 5 निरीक्षण A1 A2 A3 A5 का औसत अगर n है, अगर पांचों निरीक्षणों में अगर 100 का माइनस किया जा रहा है, तो औसत का नया औसत में क्या होगा, तो नया औसत में भी आप क्या कर सकते हो, n-100 कर सकते हो। यानी इसका आंसर सिंपली हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए, एक क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से है, और आपको पता होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके जीडी कांस्टेबल में पूछे गए हैं, और वो भी लेंदी टाइप के जीडी मतलब जीडी कांस्टेबल में सिंप्लीफिकेशन दिए गए थे, पूछे गए थे मतलब। अब यहां पर देखो अब यहां पर देखो, आपको यहां पर सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ बोर्डमास आपको पता होना चाहिए। पहले देखो बोर्डमास से काम चल जाता था, मगर आजकल के एग्जाम में वी भी ऐड हो जाता है, वेनिकुलम भी ऐड हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए वी मतलब वेनिकुलम, जिसको हम लोग बार भी बोलते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर में बार होता है। तो सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ होता है, यानी मतलब का होता है, डी मतलब डिवाइड यानी भाग हो गया, मल्टीप्लाई मतलब गुना हो गया, और ये जोड़ हो गया, और ये माइनस हो गया। क्लियर है? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को जैसा चाहो जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 1 13, यानी ये 13/4 हो गया, प्लस 6 माइनस, अब देखो ये पहले इसको सॉल्व करना है अब अंदर में भी, क्योंकि पहले डिवाइड होगा, तो 4 से 2 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। अब सॉल्व करो, 6 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 चक्के 16, 16 13 29, यानी 29/4, यानी 11/2 माइनस 29/4। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 4 और यहां पर कितना हो जाएगा, ये 22 माइनस 29, तो आंसर हो जाएगा -7/4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। एक क्वेश्चन इसको देखो, ये आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करो। क्या बोला है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसका आधार का त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसके रंगने की दर 14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु को बाहर से रंगने का कुल खर्चा कितना होगा, बताओ। यानी क्वेश्चन में सिंपली क्या बोलना चाह रहा है कि कोई एक शंकु है, यानी कोई एक कोन है, जिसका आपको हाइट दे रखा है कितना, 16 दे रखा है, त्रिज्या भी आपको दे रखा है कितना, 30 दे रखा है। आपसे बोल रहा है कि इसे रंगने का दर, अगर इसका रंगने का जो दर है वो 14 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आएगा, 14 रुपए आएगा। तो टोटल शंकु को, यानी जो टोटल शंकु को बाहर से रंगने का कुल कितना खर्चा होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो सबसे पहले तो आप निकालोगे कि बाहर का मेरा क्षेत्रफल है कितना, यानी बाहर का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो है कितना। बात समझ रहे हो, यानी कर्व सरफेस एरिया पहले आप निकालोगे। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, πr/l होता है। उम्मीद करता हूं ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो πr/l, यहां पर r आपका त्रिज्या हो गया, और l क्या होता है, तिरछी ऊंचाई, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्लैंट हाइट। तो आप पहले क्या निकालोगे, स्लैंट हाइट निकालोगे, यानी तिरछी ऊंचाई निकालोगे। तो ये देखो, ये 16 है, ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। पैथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो आसानी से, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है 16 30 34 का। तो बस अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले बाहर का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पाई का वैल्यू 22/7,
त्रिज्या आपका 30 दे रखा है और स्लैंट हाइट मेरा 34 निकल के आ गया। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा बाहर का क्षेत्रफल है। अब क्वेश्चन में ही बोल रखा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च आता है वो 14 रुपए आता है, तो टोटल का कितना खर्च आएगा? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर खर्च अगर 14 रुपए आ रहा तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इतना को गुना कर देंगे 14 से, वही मेरा टोटल खर्च होगा। अब सॉल्व करो तो यहां पर 7 से काट लेंगे 2 बार में, यानी 22 गुना 30 कितना हो जाएगा? 660 गुना 34 गुना 2 68। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 का 0 हो जाएगा, यूनिट डिजिट का हेल्प लेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा। ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है 8, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया था। क्या बोला है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है तो कितने वर्ष में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगा? बताओ। अभी इस क्वेश्चन को अभी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। सिंपली अगर बोल रहा है कि कोई मेरा मान लो राशि अगर प्रिंसिपल यानी जो मेरा राशि अगर मेरा पी है तो ये कितना हो जा रहा है? 5p हो जाएगा, यानी 5 गुना हो जाएगा। कितने साल में? 3 वर्षों में। बात समझ रहा? कोई राशि 5 गुना हो जाता है 3 सालों में, फिर अगर अगला 3 साल का बात करेंगे तो फिर वही राशि फिर से 5 गुना हो जाएगा, यानी 5p का क्या हो जाएगा? 25p हो जाएगा, 5 गुना अगले 3 साल में। उसी तरीके से फिर 25p अगले 3 साल में क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा अगले 3 साल में। तो आपसे वही तो पूछा है कि वही राशि 125 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो ये p आपका 125p कितने समय में बना है? तो 3 साल 3 साल 3 साल, यानी टोटल 9 साल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको देखो, ये भी आपका औसत का क्वेश्चन है। क्या बोला है कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों का एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों का समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या है? यह आपको बताना था क्वेश्चन में। बताओ तो जल्दी से। अब इसको भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। सिंपली अगर आप समझ सकते हो कि अगर क्लास में देखो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है? 22 स्टूडेंट है। उनका औसत पहले कितना था? 31 का था औसत। एक टीचर के आने से, यानी एक टीचर जब आया तो औसत में एक एक की बढ़ोतरी हो रही है। मेरा बात को समझना, यानी जो टीचर का वजन अगर आपसे पूछा गया है तो टीचर का वजन कितना रहा होगा? टीचर का जो वजन रहा होगा उनके औसत से ज्यादा रहा होगा, तभी तो उनके औसत में एक एक की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका मतलब टीचर का जो वजन रहा होगा वो 31 तो रहा ही होगा, साथ में एक एक करके सभी के किलो औसत में बढ़ोतरी हो रही है। यानी 22 लोग थे और एक टीचर था, यानी 23 लोग हो गए। तो 23 लोगों में अगर एक एक की बढ़ोतरी होगी तो कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यानी जो टीचर का वजन होगा वो आपका 54 किलोग्राम का होगा। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं पेन कॉपी चलाने का, दिमाग चला के भी आप बना सकते हो। या फिर अगर आपको चीजें ना समझ आए तो आप पेन चला सकते हो। आपको पता है कि अगर 22 स्टूडेंट का औसत वजन अगर 31 है तो उनका कुल वजन कितना हो जाएगा? 22 गुना 31 हो जाएगा, जो कि मेरा हो जाएगा 682 हो जाएगा। अब उसी तरीके से 22 टीचर और प्लस मतलब 22 स्टूडेंट और एक टीचर, यानी अब कितना हो गया? 23 हो गया। और अब औसत वजन में एक एक की बढ़ोतरी हो रही है, यानी 32 की हो जा रही है। तो 23 गुना 32 कितना हो जाएगा अब आपका? तो 23 गुना 32 मेरा हो जाएगा 736 हो जाएगा। तो ये टीचर के साथ पूरे स्टूडेंट का वजन है और ये यहाँ पर केवल स्टूडेंट का वजन है। तो इसको लेस करोगे तो कितना आएगा? 54 kg ही आएगा। जैसा चाहो वैसा बनाओ। फिर से डेटा इंटरप्रिटेशन है। यहां पर क्या बोला? नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयां S1, S2, S3, S4, S5, S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी का मात्रा को मिठाई में कुल वजन का प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये जो आपका बार चार्ट पे क्वेश्चन है DI का, ये आपको ये अलग अलग वेराइटीज की मिठाई है, यानी स्वीट्स है। यहां पर यही बताना चाह रहा है कि ये जो 23% आपको दिख रहा है S1 में, इसका मतलब कि जो उसमें चीनी की जो मात्रा है वो 23% मात्रा चीनी का है। समझ आ रहा है आपको? 23% मात्रा चीनी का है। ये आपको उसी तरीके से अलग अलग मिठाइयों में ये प्रतिशत दिखाया जा रहा है, कुल मिठाई में चीनी का मात्रा कितना है। अब आपसे क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि मिठाई S4 में कुल वजन अगर 150 किलोग्राम है तो मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है। तो आप देख सकते हो, अगर S4 मिठाई की बात करोगे तो S4 मिठाई देखो टोटल किलोग्राम कितना है?
150 किलोग्राम का है। अब उसमें मिठाई का चीनी का मात्रा कितना है, तो 18% है। तो 18% का ही तो वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो 50 से काटोगे तो 2 बार में, ये 3 बार में, 2 से काटोगे तो 9, 9 गुना 3, 27 किलोग्राम चीनी का मात्रा है। तो आंसर हो गया 27 किलोग्राम। फिर से देखो, यहां पर फिर से आपका आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन। अब आप लोग इसको एक बार बना के देखो, मगर ध्यान दीजिएगा बोर्ड मार्क्स से पहले आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन में लोग बनाते जरूर है मगर ऑप्शन ही नहीं मिल पाता है, फिर वो आपका टिक ही नहीं मार पाते और ज्यादा समय लग जाता है। तो बेसिक से धीरे धीरे बनाइए, जब आपका प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगा तब फिर आप शॉर्ट जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कीजिएगा। शुरुआती दौर पर हो तो धीरे धीरे भी बना के आप बना सकते हो जल्दी से। जैसे कि अगर मैं देख पा रहा हूं, सबसे पहले आपका क्या सॉल्व होता है, मैंने आपको बताया पहले तो आपका क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले ये वाला देखो, ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया और ये अंदर अंदर वाला ब्रैकेट हो गया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, यानी का को सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या आएगा पहले देख लेते हैं। तो ब्रैकेट में भी देखो प्लस है, डिवाइड है और माइनस है। तो पहले क्या करेंगे, भाग को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 14/3 -1। तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी 9 प्लस 14/3। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 और 27 और 31 और 41, यानी 41/3 आ जाएगा। बोलो क्लियर है, 41/3 आ गया, यानी ब्रैकेट को सॉल्व करने से 41/3 आ रहा है। मैं इसको हटाता हूं, 41/3 आ रहा है, इतना को सॉल्व करने से 41/3 आया। अब आपको पता है ब्रैकेट से, सॉरी डिवाइड से यानी भाग से पहले आपको का को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना है, 5/3 गुना 41/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 और ये 205 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 3 9 आ गया, ठीक है। तो ये 205/9 आ गया। अब 205/9 आ गया, तो अब देखो आगे क्या है, ये इसको सॉल्व करोगे तो 10 30 और 31/3, यानी 31/3 है। ध्यान दीजिएगा 31/3 और ये भाग में है। अब इसको भाग को जब आप अल्टी पल्टी करोगे, यानी गुण भाग को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये उल्टा पलटा हो जाएगा, यानी ये 9 इधर हो जाएगा, 205 इधर हो जाएगा। अब आप देख सकते हो, यानी अगर मैं बात करूं 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी 31 गुना 3 कितना हो जाएगा, 93, और नीचे कितना हो जाएगा 205, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। एक क्वेश्चन इसको देखो, मनीष ने 225 रुपए प्रति किताब के दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपए प्रति किताब के दर से उन्हें बेच दिया गया। तो 7 किताब बेचने की हानि क्या होगी बताओ। अब आपको पता है कि अगर वो किताब खरीद रहा 225 रुपए में मनीष, और बेच कितना मेरा 162 रुपए में बेच रहा, तो एक किताब में कितना का हानि हो रहा है, आप देखो ध्यान से। एक किताब में उसको 63 रुपए का हानि हो रहा है, तो टोटल 7 किताब में कितने का हानि होगा, यही आपसे पूछा गया। तो 7 ये 21 और 7 42 2 44, यानी 441 रुपए का उसको यहां पर हानि हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। यहां पर क्या बोला है कि अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर सामान्य कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दीपक अकेला सामान्य कार्य को करने में कितना दिन का समय लेगा, यह आपसे पेपर में पूछा गया था। अब यहां पर जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आपको पता है कि अनिल, दीपक और एक आपका दिनेश है, तो मैं DIN लिख लेता हूं। ये लोग किसी काम को मिलकर 35 दिन में कर सकते हैं। और अनिल और दिनेश, यानी अनिल और दिनेश जब मिलकर काम करता है तब ये काम को 60 दिन में पूरा कर पा रहा है। तो आपसे पूछा है कि बताओ दीपक अगर अकेला इस काम को करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा, ये आपका पेपर में आपसे पूछा गया था। तो यहां पर देखो, अब आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, मैंने आपको बताया। आप यहां पर डायरेक्ट अगर छोटा सा फॉर्मूला पता है तो आप बना सकते हो, वरना फिर बेसिक से भी बना सकते हो। आप टोटल वर्क निकाल लो, कितना आ जाएगा, 420 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेके मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। तो इसका मतलब अगर ये लोग जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 12 यूनिट कर पाएंगे। और जब आपका अनिल और जब आपका दिनेश मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 7 यूनिट काम कर पाएगा। तो यहां से अब आप समझ सकते हो कि अनिल और दिनेश अगर मिलकर 7 काम कर पा रहा है और जब तीनों मिलकर काम कर रहा है तो 12 यूनिट कर पा रहा है। तो इसका मतलब जो आपका दीपक है, यानी जो दीपक है वो एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, 5 काम कर पा रहा है। तभी तो मिलकर 7 और 5 12 हो रहा है ना। तो अब आपको पता चल गया कि दीपक एक दिन में 5 यूनिट कर पाएगा। और आपसे पूछा था कि टोटल काम करने में कितना दिन लगाएगा, तो 420/5, यानी सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 84 दिन लगेंगे, यानी आंसर हो जाएगा 84 डेज।
एक क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ से है, ये आपको महत्तम संप्रवर्तक बताना है यानी एचसीएफ बताना है। अब आप बता सकते हो एचसीएफ में, आप देखो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ पे काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो एचसीएफ में क्या होता है कि कॉमन वाला नंबर ही मेरा क्या होगा, एचसीएफ कहलाएगा। जो मेरा सामान्य होगा दोनों जगह पर वही मेरा एचसीएफ कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो नंबर क्या है, 2 का क्यूब है गुना 3 का पावर में 5 है, और दूसरा में देखोगे तो 3 का क्यूब है और ये 5 का स्क्वायर है। अगर आप देखोगे 2 का क्यूब इसमें है, इसमें आपको कहीं दिख रहा है क्या 2 का क्यूब? नहीं दिख रहा है, यानी आपका एचसीएफ में आएगा नहीं। यहां पर देखो 3 का पावर में 5 है इस वाले में, यहां पर देखोगे तो 3 का पावर में सिर्फ 3 है, तो इसका मतलब मिनिमम कितना कॉमन हो रहा है दोनों जगह में, 3 के पावर में 3 हो रहा है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बोलो क्लियर है? उसी तरीके से अगर आपसे एलसीएम पूछता तो एलसीएम फिर क्या हो जाता मेरा, ध्यान से देखो एलसीएम मेरा क्या हो जाता, तो 2 का पावर में क्यूब तो होता ही होता, साथ में 3 के पावर में ये मेरा क्या हो जाता, 3 के पावर में 5 हो जाता इंटू 5 का स्क्वायर हो जाता, ये मेरा सभी मेरा क्या हो जाता, एलसीएम हो जाता। बात समझ गए? तो ये सब चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते फिलहाल। एक क्वेश्चन साधारण ब्याज पर है, बोला एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपए तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपए हो जाता है, तो राशि क्या होगा बताओ। अब आपको पता है 5 वर्षों में अगर इतना हो जा रहा है, 6 वर्षों में 11,076 रुपए हो जा रहा है, तो आप यहां से निकाल सकते हो कि एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है साधारण ब्याज में, तो 7 से 5 जाएगा 4, यानी आपको पता चल गया कि एक वर्षों में जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना का मिल रहा है, 426 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट, तो एक साल में अगर 426 रुपए मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिला होगा, निकाल लेते हैं गुना करके 5 से, तो 6 5 30, 5 2 10 13 और 5 चौके 20 और 21, यानी 5 सालों का ब्याज कितना होगा, 2130 रुपए होगा। आपको पता है साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल इंटरेस्ट सेम ही लगता है, प्रिंसिपल पे ही केवल इंटरेस्ट लगता है, तो 10,650 रुपए 5 वर्षों में हो रहा है, तो अब 5 वर्षों का हम इंटरेस्ट घटा देते हैं इसी में से, तो कितना हो जाएगा, 5 से 3 जाएगा 2, 6 से जाएगा 5 और 10 से 2 जाएगा 8, यानी आंसर हो जाएगा 8520, ये प्रिंसिपल। फिर से आपका एक क्वेश्चन लाभ हानि से, एक वस्तु को 15% के छूट के पश्चात 4,777 में बेच दिया गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ कितना होगा। अब आप जानते हो, देखो अंकित मूल्य अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा जो अंकित मूल्य है वो 100% है, अगर 15% का छूट मिल रहा है तो इसका मतलब वो सामान कितने में बिक रहा है, 85% में बिक रहा है, यानी इसी 85% का वैल्यू आपको दे रखा है 4,777 रुपए, तो आपसे अंकित मूल्य का वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी आप 100% का वैल्यू निकाल सकते हो, तो 1% का वैल्यू इतना हो गया, ये 5 होगा, ठीक है, ये 5 होगा, तो 100% का वैल्यू निकाल लो, बात खत्म। तो यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं, 5 से काटूंगा तो ये 20 बार में और ये 17 बार में उठ जाएगा। अब ये आप 4777 को 17 से भाग दे दो तो ये कितने बार में कट जाएगा, 281 टाइम्स में कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 8 2 16 5, यानी 5620 आपका मार्क प्राइस होगा, यानी अंकित मूल्य होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। एक क्वेश्चन इसको देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपका, क्या बोला है, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमश 3 और 2 के अनुपात में है, पहली वस्तु का मूल्य अगर 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है, यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य का नया अनुपात 7 और 3 है तो x का मान क्या होगा बताओ। यानी सिंपली अगर दो वस्तुओं का मूल्य यानी दो वस्तुओं का सीपी का रेशियो मेरे को दे रखा है, यानी आपको पता है कि ये रेशियो है, आप तो एक काम कर सकते हो 3 और 2 को ही पकड़ के बना सकते हो, मगर अगर आपको अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो आपको पता है ये रेशियो है, रेशियो में आप कुछ भी कर सकते हो। यानी अगर मैं यहां पर इसको लिखना चाहूं तो 30 और 20 भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने रेशियो को मेंटेन करके चल रहा हूं, मैं यहां पास 10 से मैं दोनों जगह गुना कर रहा हूं, बात समझ आ रहा है। रेशियो आप इसमें 20 का भी गुना कर सकते हो दोनों जगह में, क्योंकि रेशियो में है। मैंने इस ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा क्वेश्चन थोड़ा और सिंपल बन जाए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था कि पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, तो मैं मान लेता हूं ये मेरा पहला वस्तु और ये दूसरा वस्तु है, तो पहला वस्तु में अगर 40% से बढ़ाएंगे तो 30 का 40% कितना हो जाएगा 12, यानी ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये भी मेरा कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं पता। वही बोला है कि दूसरी वस्तु में मूल्य को x% से घटाया जाता है, यानी कितना घटाया गया मुझे नहीं पता। अब क्या बोला, जो नया अनुपात बन के आता है
वो 7 और 3 का अनुपात बन के आता है, यानी ये अनुपात 7 और 3 के बराबर है। अब आप समझो, यानी ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये भी किसके बराबर होगा, इसी के बराबर में होगा। यानी आपको अभी मैंने बताया रेशियो में आपको पता होना चाहिए, अगर ये 7 अगर 42 के बराबर है तो ये इसी प्रोपोर्शनल में है ना, तो ये भी इसी के बराबर होगा। तो आप देखोगे 7 का कितना गुना ये 42 होता है, तो आप बोलोगे भैया 6 गुना के बराबर होता है। यहां दिख रहा है आपको 6 गुना है, तो 7 गुना 6 कितना होता है, 42 होता है। तो यहां पर भी क्या होगा, 6 गुना होगा, यानी 3 का 6 गुना करोगे तो कितना होगा, 18 होगा। अब आप समझ चुके हो। अब यहां पर देखो 20 से 18 हो रहा है, तो कितना का घट रहा है, आपको कितना यूनिट घट रहा है, तो 2 यूनिट घट रहा है। तो 2 यूनिट किस में से घट रहा है, 20 में से घट रहा है। तो यही तो आपको परसेंटेज के टर्म में बताना था। तो कितना हो जाएगा, 10%, यानी 10% आपका एक्स घटाया गया था, यानी आंसर हो जाएगा 10%। बोलो क्लियर है। एक क्वेश्चन देखो, ये बहुलक का पूछा गया है, ठीक है, सांख्यिकी से पूछा गया है। बोला है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच में इस तरीके से विकेट लिए हैं, तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा बताओ। तो बहुलक मतलब आप लोग जानते होंगे मोड, यानी जो भी 15 मैचों में अगर इस तरीके से विकेट लिया गया है, तो आप देख लो सबसे ज्यादा बार कितना विकेट लिया गया है, वही मेरा क्या हो जाएगा, मोड कहलाएगा, यानी बहुलक कहलाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन का हेल्प लेते, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो देखो ये 3, देखो 3 कितना, 3 विकेट कितना कितना मैच में लिया है, तो एक मैच में, 2 मैच में, बस केवल 2 ही मैच में आपका 3 विकेट लिया। अगर आप 5 विकेट की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना मैच में लिया है, तो एक मैच में, 2 मैच में, 3 मैच में, यानी 3 मैच में 5-5 विकेट लिया है। अगर 0 विकेट की बात करोगे तो कितना मैच में 0 विकेट लिया है, तो यहां पर भी 3 मैच में 0-0 विकेट लिया है, यानी ये भी आपका 3 मैच में हो गया। अगर आप 2 विकेट की बात करोगे तो कितना मैच में लिया, देखो एक मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, यानी टोटल 4 मैचों में आपका 2-2 विकेट लिया। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, बहुलक, यानी 2 विकेट लिया है, यानी आंसर हो जाएगा 2। बोलो क्लियर है। एक क्वेश्चन फिर से आपका टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का। क्या बोला है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला सामान्य कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ए तथा बी दोनों मिलकर सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं बताओ। तो ए अगर 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को अगर आपका 8 दिन लेके करेगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 24, यानी मैंने एलसीएम निकाल लिया। इसका मतलब ए आपका एक दिन में 4 यूनिट करेगा और बी आपका एक दिन में 3 यूनिट करेगा। तो दोनों लोग मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, ये आपसे पूछा गया था। तो दोनों लोग मिलकर टोटल कितने काम करेंगे, 7 यूनिट करेंगे। तो टोटल कितना दिन लगेगा, 24 आपका टोटल वर्क है, तो 24/7 दिन लगेंगे, यानी आंसर हो जाएगा 24/7। एक क्वेश्चन इसको देखो, ये आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है। यहां पर क्या बोला, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे का समय लेता है, तो इसके दफ्तर तथा घर का मध्य का दूरी क्या होगा बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आपके एग्जाम में आपके पास ऑप्शन भी होते हैं, आप ऑप्शन से भी बहुत इजीली बना सकते हो। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि उनके घर और ऑफिस के बीच में जो दूरी होगा वो 100 किलोमीटर का होगा। तभी तो 20 किलोमीटर प्रति 25 किलोमीटर का प्रति घंटा का स्पीड से अगर जाएगा तो समय कितना लगेगा, 4 घंटा। फिर 20 किलोमीटर का प्रति घंटा से अगर आएगा तो समय कितना लगेगा, 5 घंटा। तो ये 4 और 5 मिला के 9 घंटा टोटल लग भी तो रहा है। बात समझे। मगर अगर बात करेंगे बनाने का तो कैसे बना सकते हो, तो यहां पर देखो आपको पता होना चाहिए जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो देखो घर से लेकर ऑफिस गया, ठीक है, घर से लेकर होम से ऑफिस जा रहा और फिर ऑफिस से होम आ रहा, तो यहां पर जो मेरा जो दूरी है वो दोनों केस में क्या है, बराबर है, क्योंकि जितना गया उतना ही वापस भी आया है, यानी घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया। तो जो डिस्टेंस है वो क्या मेरा स्थिर है। अब आप यहां पर डिस्टेंस अगर जब मेरा कांस्टेंट है तो बस आप डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लो दोनों जगह, तो मैं दोनों जगह में दूरी को बराबर कर लेता हूं। तो अब मेरे को मेरा जवाब दो आप लोग। अब आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मैं मान लेता हूं कि पहले जो 25 किलोमीटर के स्पीड से गया था तो उसको कितना समय लगा होगा, x घंटा लगा होगा, तो ये उसका दूरी निकल गया। उसी तरीके से वापस कितने समय में लौट रहा, 20 किलोमीटर का स्पीड से। अब देखो टोटल समय लगा था 9 घंटा, तो x घंटा लगा था उसको जाने में, तो बचा 9 - x घंटा लगा होगा उसको आने में।
तो ये दोनों क्या होगा, डिस्टेंस होगा, दोनों मैंने इसको बराबर कर लिया। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये 25x हो गया और ये आपका 180 माइनस 20x, तो इसको यहाँ ले जाओगे तो ये 45x और ये हो जाएगा 180। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 45 से काटोगे तो ये आ जाएगा 4 बार में, यानी x का वैल्यू आपको पता चल गया क्या होगा, 4 होगा। तो अब यहाँ से आप डिस्टेंस नहीं निकाल लोगे किसी से भी, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 25 गुना x यानी 25 गुना 4 कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर का दूरी है, आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, या फिर आप अगर इसका एक फॉर्मूला की बात करो तो मैं फॉर्मूला भी बता सकता हूँ। एक डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है कि जब भी अगर आपको दो डिफरेंट स्पीड दे दिया जाए और उसका टोटल समय दिया जाए तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, ये भी फॉर्मूला पुट कर सकते हो। तो S1 कितना हो जाएगा, 25 गुना 20 बटा 45 और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 9। सॉल्व करो, 9 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, 25 गुना 4 100। एक क्वेश्चन देखो अनुपात से है, रेशियो प्रोपोर्शनल से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पर क्या बोला, यू भी का अनुपात दे रखा है, भी डब्ल्यू का अनुपात दे रखा है। आपसे बोला है कि अगर यू अगर 72 है तो डब्ल्यू का मान क्या होगा बताओ। तो देखो ये यू हो गया और भी हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। यू और भी के बीच में अनुपात कितना है, 4 और 7 का अनुपात है। अगर भी और डब्ल्यू के बीच में बात करेंगे तो अनुपात कितना, 9 और 7 का अनुपात है। तो इसको मैं तीनों का अनुपात निकाल लेता हूं, तो ये 7 यहां भी आ जाएगा, यानी ये 7 हो गया, ये 9 आपका इधर आ जाएगा तो ये 9 हो गया, बराबर कर ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये आपका 9 7 63 हो जाएगा, और ये आपका 49 हो जाएगा। यानी इन तीनों के बीच में जो अनुपात होगा वो इसी तरीके से अनुपात होगा। अब वही बोलना चाह रहा है कि u जो है वो 72 के बराबर है, यानी जो 36 जो है वो 72 के बराबर है। तो कितना गुना दिख रहा है आपको, 2 गुना दिख रहा है। तो आपसे पूछा गया W का मान, तो W का मान यहाँ 49 है, तो यहाँ पर भी क्या करो, 2 गुना कर लो। मैंने बताया ना, रेशियो में जो करोगे ध्यान रख के तीनों में आपको वही करना होता है। तो 49 गुना 2 कितना होगा, 98, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से देखो, क्या बोला है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर 12 मीटर 16 मीटर है, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। अब देखो क्या बोल रहा है कि कमरे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब आप मुझे बताओ, कमरा में अगर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो कमरा किस तरीके का आकार का होगा। तो आप बोलोगे घनाभ का आकार का होगा तब तो, क्योंकि जब आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट पता चल गया तो इसका मतलब वो कौन सा शेप का होगा, घनाभ का शेप का होगा, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। अब वही बोल रहा है कि उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखना भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो ये लंबाई दे रखा है 21, चौड़ाई दे रखा है 12 और ऊंचाई दे रखा है 16। अब वही बोल रहा है कि अगर उस कमरे में सबसे बड़ी छड़, यानी जो लोहा जिसको हम बोलते हैं, उस कमरे में सबसे बड़ा लोहा रखेंगे तो उसका लंबाई कितना होगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप समझ सकते हो, अगर सबसे बड़ा लोहा अगर हम रखेंगे तो किस तरीके से रख सकते हैं, आप ही सोच के मुझे बताओ। अगर हम ऐसे करके छड़ को रखेंगे, यानी लोहा को रखेंगे, जो रॉड को रखेंगे, तो ये तो लंबाई के बराबर ही हो जाएगा ना। तो ये ऐसे तो लंबाई के बराबर हो जाएगा, ऐसे अगर आप छड़ को रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। मगर अगर आप ऐसे करके रखोगे, यानी तिरछा रखोगे, तिरछा यानी उसके विकर्ण के हिसाब से अगर आप रखोगे तो वो सबसे बड़ा छड़ होगा। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया कि घनाभ का आप विकर्ण निकाल लो। यानी फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही हो जाएगा विकर्ण। और इसी तरीके से जब आप छड़ रखोगे तो सबसे बड़ा छड़ आप रख पाओगे कमरा में। बात समझ रहे हो, एक कोना से दूसरा कोना, ठीक है, डायगोनली में। तो बस आप सॉल्व कर लो। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 11, 5 4 9, 9 4 13, 1 14, 4 2 6 7 1 8, अंडर रूट बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 29 मीटर, आंसर हो जाएगा 29 मीटर का रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन इसको देखो, क्या बोला, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू को 936 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। तो टाइम पूछा गया है, तो आप बता सकते हो, आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस डिस्टेंस आपको दे रखा कितना, 936 किलोमीटर,
स्पीड आपको जो दे रखा है वो 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो मीटर पर सेकंड को पहले हम लोग किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 18/5 से गुना कर लेते हैं। अब सॉल्व कर लो तो 5 से काटेंगे 4, यानी स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा का है। यानी 936/72 को सॉल्व करोगे तो 13 घंटा लगेगा, यानी आंसर हो जाएगा 13 घंटा। फिर से आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला, नीचे दिए गए रेखा चित्र का एक कंपनी के पांच विभिन्न उत्पाद P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा ये ग्राफ में, ये कोई आपका एक कंपनी का 5 उत्पाद यानी अलग अलग वेराइटीज का लाभ का प्रतिशत को दर्शाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो P1, P2, P3, P4, P5। इसका मतलब P1 में देखो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, P2 में 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरीके से 5 उत्पादों का प्रॉफिट को दर्शाया जा रहा है ग्राफ में। क्वेश्चन समझते क्या बोला है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 रुपए है, तो उत्पाद P3 का व्यय कितना होगा बताओ। यानी आपसे बोल रहा है कि अगर इसका जो टोटल यानी जो इसका टोटल इसका जो पूरा राजस्व है वो 38,100 रुपए है, तो आपसे उसका टोटल व्यय पूछ रहा है। यानी उसका सिंपली आपसे पूछना चाह रहा है कि उसका सीपी क्या होगा, यानी नॉर्मल उसका कॉस्ट कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब आप देखो P3 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना प्रॉफिट दिख रहा है, 27% का प्रॉफिट दिख रहा है। तो इसका मतलब जो मेरा व्यय होगा वो क्या होगा, 100% रहा होगा, प्लस 27% प्रॉफिट हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 127%। और यही 127% का वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 38,100 के बराबर है। तो आप यहाँ से व्यय नहीं निकाल लोगे 100% का वैल्यू, यही तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो 100% का वैल्यू निकालो तो 127 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 30,000 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि एक छोटा सा फिर से आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। अब एक काम कीजिएगा, अब आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अब देखते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने आपको टोटल 24 क्वेश्चन कराया और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो। तो चलिए फिलहाल आपस में वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।